अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सर्दियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। दुबई में भी सर्दियों का सीज़न आने लगा है, तो यहाँ भी सर्दियों की बहुत सारी सौगातें चलती हैं। तो सोचा कि आपके साथ भी एक किसी तरह की सर्दियों की एक सौगात बहुत स्पेशल किस्म की वो आपके साथ शेयर करती जाऊँ, जो कि बहुत हेल्दी भी है और सर्दियों के हिसाब से बहुत मुफीद भी है। तो इसको खाकर आपके जिस्म में एनर्जी भी आएगी, पावरफुल रहेंगे आप सारा दिन। आज जो मैं आपके साथ पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है काले चने का पराठा। और काले चनों के फ़ायदे से तो आप सारे ही बखूबी वाकिफ़ हैं कि आप लोगों को पता है कि काले चने किस कदर फ़ायदेमंद है इंसानों के लिए। क्योंकि अगर हम काले चने खाते हैं तो उससे काला चना जो है वो वज़न को कम करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तवानाई में आपकी पावर में इज़ाफ़ा होता है और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों की नशो-नुमा के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। और बच्चों में आजकल जो खांसी हो रही है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे खांसी से निजात मिल जाती है। और वैसे भी ये देसी घी में बनता है तो बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये विंटर की स्पेशल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले काले चनों को भिगो लेना है। काले चनों को हमने रात को भिगोया है, कम से कम 6 घंटे के लिए आप इसको काले चनों को भिगो लेना है। हमने इन काले चनों को सिर्फ़ भिगोना है, इनको पकाना नहीं है, इनको कोई उबालना नहीं है। काले चनों को सिर्फ़ भिगोकर 6 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद उसको ग्राइंड करना है। मेरे पास आधा किलो चने थे जो मैंने 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। मैंने रात को भिगोया था और सुबह उनको ग्राइंड कर लिया था। तो 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था, बगैर कोई नमक डाले, मीठा सोडा डाले, कुछ नहीं मैंने डाला था, सिर्फ़ पानी में मैंने भिगो दिया था और इतने पानी में भिगोया था कि काले चने अच्छी तरह से सोक भी हो जाएँ और सुबह को जब देखें 6 से 7 घंटे बाद तो उनके अंदर 1 से 2 ग्लास पानी हो, क्योंकि हमने उसी पानी के अंदर उनको पीसना भी है। तो 1 ग्लास पानी तो उसके अंदर मस्ट होना चाहिए। तो मैंने जो काले चने थे उनको ग्राइंडर में डाल के और 1 ग्लास पानी वही वाला जिसमें मैंने भिगोया था वो डालकर, आधे काले चने पहले आधे-आधे करके मैंने डाले थे, तो आधे काले चने मैंने पहले ग्राइंड कर लिए थे 1 ग्लास पानी डाल के, और बाकी का पानी और बाकी का जो काले चने थे वो मैंने अगले बैच के अंदर पीस लिए थे। आपने पीसते हुए ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बना लेना, थोड़ा-सा दरदरा होना चाहिए ताकि थोड़ा चंक्स जो हों वो मुँह के अंदर भी आएँ, लेकिन इतने बड़े-बड़े चंक्स भी नहीं कि वो बिल्कुल गले ही ना, क्योंकि हमने ये पराठा हल्की आँच पे बनाना है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काले चने हैं वो इतना छोटा दाना हो कि वो आराम से मुँह में आ जाए, मतलब आपको खाते हुए कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पेस्ट नहीं है, इसके अंदर थोड़े-थोड़े से चंक्स हैं। हमें बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी के लिए हमें चाहिए। अब मैंने एक तगारी ले ली है जिसमें मैं आटा गूँथती हूँ, उसी के अंदर मैंने ये पेस्ट निकाल लिया है। आधे-आधे करके मैंने पीसे हैं, तो पहले मैंने ये एक दफ़ा पीस लिया है, बाकी चनों को भी उसी तरह से पीस लूँगी जैसे मैंने ये इस तरह का पेस्ट बनाया था। यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी शामिल कर दिया है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो है आटे का। आटा चाहें तो आप इसके अंदर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहते हैं तो आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप गंदम का आटा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है। अब यहाँ मेरे पास आधा किलो के चने का पेस्ट है, तो आपने गंदम का आटा इसके अंदर 1 पाव डालना है। यानी कि चने का पेस्ट जो आपने बनाना है वो ज़रा थिक बनाना है। तो यहाँ पे आप 1 पाव गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे 1 पाव गंदम का आटा डाल दीजिए, या आप इतना आटा डालें कि जो आपका ये पेस्ट है वो बिल्कुल गंदम के आटे के साथ मिलकर और एक डो बन जाए, जिस तरह के हम आटा गूँथते हैं उस तरह का। और अभी मैंने इसके अंदर प्याज़ डालना है, तो पहले प्याज़ हमने यहाँ पे 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, तो उनको मैंने चॉप कर लेना है। आप चाहते हैं तो लंबा-लंबा जैसे हम खाने के अंदर डालते हैं उस तरह का भी कर सकते हैं। मैंने चॉप करके डाला है, तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको ज़्यादा प्याज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। अगर हरी मिर्च आपके पास बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप उसको कम कर सकती हैं, यानी कि 4 से 5 डाल सकती हैं। मेरे पास तीखी वाली थी, मैंने यहाँ पर 5-6 डाली हैं। तो अगर आपके पास दूसरी मोटी वाली मिर्च है तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसी तरह चॉप करके आपने हरी मिर्चों को भी यूज़ कर लेना है और सारी हरी मिर्चें एक साइड पे रख लेनी है। जिस तरह हमने प्याज चॉप किया है उसी तरह आपने हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेना है। अब जो अगली चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है हरा धनिया। हरा धनिया, हरा पुदीना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लेना है, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लें। मैंने यहाँ पे एक बंच लिया था, यानी कि एक मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया लिया था, उसको मैंने बारीक-बारीक काट कर वो डाल दिया है इस पराठे के अंदर, पराठे की डो के अंदर, क्योंकि ये बहुत एक कलरफुल कॉम्बिनेशन आ जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बन जाता है। तो आपने जिस तरह मैंने हरा धनिया किया है, आपने उस तरह पुदीना अगर डालना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पुदीना भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चॉप करके। हम वापस आते हैं आटे की तरफ। तो हमने आटे के अंदर ये
सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब ऐड कर देनी है। साथ ही हमने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर देना है जो हम चॉप करके रखा हुआ था। ये 3 अदद प्याज थे। आप अपने हिसाब से प्याज भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको चॉप करके इसके अंदर डाल दिया था। अब आते हैं हम अपने खुशक मसालों की तरफ, जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर ऐड करने हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपने खुशक धनिया ऐड करना है 2 टेबल स्पून। आप इसके अंदर भुना हुआ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये पिसा हुआ 2 टेबल स्पून धनिया ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून दादर मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो भी ऐड कर दें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास बहुत तीखी वाली है, इसलिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला है। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए तो ध्यान से डालिएगा। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हस्ब ज़ायक़ा डालना है आपने नमक। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। आप चाहते हैं तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं ज़ीरे को, और अगर आप चाहते हैं तो भुना हुआ ज़ीरा भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरे पास कलौंजी थी, तो मैंने हाफ़ टी स्पून कलौंजी का ऐड कर दिया है इसके अंदर। वैसे तो कहते हैं कलौंजी के 7 दाने बहुत होते हैं और हर रोज़ आपको ये 7 दाने खाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शफ़ा है। तो मैं ये थोड़ी सी कलौंजी भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर अजवाइन भी ऐड किया है, जिससे खाने को हज़म करने में मदद मिलती है। तो अजवाइन भी आप अपने हर खाने में शामिल किया करें। अजवाइन और कलौंजी का इस्तेमाल अपने खानों में किया करें। इससे आपके जो खाने हैं वो हज़म हो जाते हैं अच्छे तरीके से, भारीपन नहीं रहता तबीयत पे। और अब मैंने इन सब चीज़ों को एक चमचे की मदद से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी, हाथ धोकर आप अच्छे तरीके से और इनको आटे को गूँध सकते हैं। तो पहले अच्छे तरीके से मैंने चमचे से मिक्स कर लिया, और फिर मैं इनको हाथों की मदद से भी गूँधती हूँ आटे को। आटे को गूँधने के लिए आपने कोशिश करनी है कि पानी ऊपर से ना डालें। आपने जितना चने के अंदर पानी डाला था चने को पीसते हुए, उसी पानी के अंदर आटे को गूँधा जाए। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते रहना है, और आटे को आपने जिस तरह आम आटा गूँथते हैं उस तरह से आपने इसको नीड नहीं करना, इनको सिर्फ आपने मिक्स करना है। नीड करने की ज़रूरत नहीं है इस आटे को। और अगर आपको पता लगता है कि आपका जो चने का पेस्ट है वो पतला है, उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो आपने थोड़ा आटा और डाल लेना है। यानी कि आपने इतना आटा कर लेना है उसके अंदर कि जो आपको आटा इस तरह से उठाते हुए वो पूरा फोल्ड हो, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये पिक्चर मैंने शो कर दी है, तो आपको यहाँ पे वीडियो में देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा ये आटा किस तरह का था और किस तरह का आपका आटा होना चाहिए। इसी तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी आएगी इस आटे की। आपने इस आटे को थोड़ा-सा ऑयल लगाकर भी ग्रीस कर देना है, ताकि आटे के ऊपर जो सख्त लेयर आ जाती है वो ना आए। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून आटे के ऊपर ऑयल से ग्रीस कर दिया था आटे को, और उसके बाद दोबारा से फ़ोल्ड किया, तो ये फ़ोल्डिंग में भी हेल्प करता है। तो आप थोड़ा-सा आटे को ग्रीस करके और दोबारा से इसको फ़ोल्ड कर लें, ताकि जो ऑयल है वो पूरे आटे के अंदर थोड़ा-सा मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं किया है, तो हमने इस स्टेज पे आके थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर लेना है, तो ईज़िली हम इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं आटे को। तो अब आपने इसके अंदर थोड़ा-सा मुक्की लगानी है, थोड़ा-सा आटे को थोड़ा-सा नीड कर लेना है, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे तरीके से गूँध सके। इस स्टेज के ऊपर जब हम ऐड करते हैं ऑयल को, तो उस आटे के अंदर एक बॉन्डिंग बन जाती है। हम जब पराठा बनाएंगे तो वो पराठा टूटेगा नहीं। अब मैंने इस आटे को एक कंटेनर में डाल के इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करके इसको आधे घंटे का रेस्ट दिया था। फ्रिज के अंदर रख देना है आपने भी, ग्रीस करके और कवर करके। आटे को आधे घंटे का रेस्ट फ्रिज में देने के बाद जब हमने आटा निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है वो काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा हमें थोड़ा बड़े साइज़ का बनाना है, क्योंकि हमने इस पेड़े को आम पराठों की तरह स्ट्रेच नहीं करना है, तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा साइज़ का पेड़ा चाहिए, ताकि हम इसको बेलें और उठा के उसी तरह से उसके ऊपर डाल दें, तवे के ऊपर डाल दें। तो हमने इसके पेड़े के ऊपर थोड़ा-सा मैदा लगा सकते हैं या आटा लगा सकते हैं। मैंने आटा लगा के एक पेड़ा बना लिया है। यहाँ पे मैंने आपको शो कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से इसका पेड़ा बनाया था। अब इसको बेलने की बारी आती है, तो मैंने यहाँ पे चकला बेलन का इस्तेमाल किया है। मैंने जो इसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है, ताकि हमने जो पराठा बनाएंगे तो वो इजीली उठा के हम उसके ऊपर पैन के ऊपर डाल सकें, तवे के ऊपर डाल सकें। तो आप देख सकते हैं मैंने ये पेड़े को यहाँ रखा है, और मैं हाथ की मदद से ही इसको पहले प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजीली प्रेस हो जाता है। अगर आपसे ईजीली प्रेस ना हो रहा हो और आपको इसको पलटने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा छिड़क सकते हैं या आटा छिड़क सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा-सा छिड़क सकते हैं। ज़्यादा नहीं छिड़कना, ज़्यादा नहीं आटे को यूज़ करना, क्योंकि जब हम पकाएँगे तो
खुश्की आटे की वाइट वाइट नज़र आएगी पराठे के ऊपर भी, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आपने हल्का सा आटे को छिड़क कर हाथों की मदद से उसको स्प्रेड कर लेना है दोनों तरफ, ताकि हमारा जो आटा है वो बेलते हुए चिपके ना। तो आप देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का सा उसके ऊपर स्प्रेड किया है, और अब मैं बेलूँगी। इसको पहले मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा स्प्रेड किया था, अब बेलन की मदद से मैं इसको बेल रही हूँ। आप इसको हाथ की मदद से भी बेल सकते हैं, ये ईज़िली स्प्रेड हो जाता है। अब अगर आपको लगे कि इसके किनारे अभी भी मोटे हैं या ये पकने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो आपने इसके हाथों की मदद अपने हाथों की मदद से इसके किनारों को आपने अच्छी तरीके से प्रेस करना है, ताकि इसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाएं। ज़्यादा बारीक भी नहीं करने। मैं यहाँ पर आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको इस तरह से बेला है और मैंने हाथों की मदद से भी इसको प्रेस किया है, तो ताकि इतना आपने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। अब हमारा तवा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। गर्म तवे पे हमने बटर पेपर के साथ ही इसको इस तरह से डाल देना है। बटर पेपर की साइड ऊपर आएगी, और जब आप देखेंगे कि जब हमने बटर पेपर डाला था तो ये पराठा बिल्कुल वाइट है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है, तो आप देखेंगे कि हल्की आंच के ऊपर इसका आहिस्ता आहिस्ता कवर उतरता रहेगा। यानी कि आप उसको उतारना चाहेंगे कवर को, तो वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। अगर कच्चा होगा तो कवर उतारने में, यानी कि बटर पेपर उतारने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो पराठा होगा है वो कवर पेपर के साथ ही चिपका हुआ होगा। तो जब आप कवर पेपर उतारेंगे और पराठा आपका पका हुआ नहीं होगा, तो वो पराठा चिपक जाएगा और आपका पराठा ख़राब होने के चांसेस भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पराठे का रंग है वो हल्का हल्का चेंज होता जा रहा है हल्की आंच पे। और आप अब यहाँ पे अगर उठाना चाहेंगे कवर, जैसा कि मैं आपको शो करती हूँ, तो अब कवर ये देखिए यहाँ कितना इजीली रिमूव हो रहा है, आराम से उतर जाता है ये कवर। अब मैं एक दफ़ा आपको और दिखाती हूँ कि ये देखें कलर इसका बिल्कुल चेंज था, वाइट कलर का पराठा था ये बिल्कुल, और बटर पेपर इसके ऊपर चिपका हुआ था। अब आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। अगर आप बिल्कुल तेज़ आंच पे बनाएंगे और फ़ौरन बटर पेपर उतार लेंगे, तो बटर पेपर के साथ ये देखें आपको शो हो रहा है कि पराठा भी आपका ख़राब हो जाएगा इस तरह से, और साथ में पराठा उतरेगा। तो इसका मतलब कि अभी हमारा जो पराठा था वो पका नहीं है, हमने बटर पेपर पहले उतार लिया। लेकिन आपने एहतियात करनी है। मैंने ये आपको शो करने के लिए डेमो दिया था। तो आपने बटर पेपर तब उतारना है जब पराठे का कलर चेंज हो जाए। अब मैंने इसको देसी घी में बनाना है, तो मैं अच्छा खासा देसी घी इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी एक तरफ भी, और इसी तरह से देसी घी दूसरी तरफ भी लगाऊंगी। इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है, तो क्रिस्पी सा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहते तो आप इसको ज़्यादा ना लगाए देसी घी, क्योंकि देसी घी इसको ज़्यादा क्रिस्प करता है। तो मैंने आपको ये शो कर दिया है। ये देखिए मैंने अच्छा खासा इसके ऊपर देसी घी लगा लिया है। अब मैं इसकी साइड टर्न करूँगी, और 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच के ऊपर पका लिया है। अब 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। आपने इसको बिल्कुल क्रिस्प करना है, साइड चेंज कर करके आपने इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि गोल्डन कलर का हो जाए और क्रिस्प हो जाए, क्योंकि ये पराठा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से भी इसका रख सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना तो आप इसको ज़्यादा ना पकाएं, या थोड़ा सा पेड़ा जो है वो आप थोड़ा मोटा रख लें, तो ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ से तो गोल्डन हो गया है। मैं दूसरी तरफ से इसको गोल्डन कर रही हूँ। जब दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा, तो आपने इसको ठंडी ठंडी लस्सी के साथ, चाहे आप नमकीन लस्सी बनाएं चाहे मीठी लस्सी बनाएं, दोनों लस्सियों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ इसको मीठी लस्सी के साथ, और मुझे मीठी लस्सी बहुत पसंद है, इसलिए मैं मीठी लस्सी प्रेफ़र करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। अगला पेड़ा मैंने यहाँ पे रेडी करके रख लिया था। इसके साथ भी हमने वही सलूक करना है जो हमने पहले पेड़े के साथ किया था। उसी तरह से इसको बटर पेपर के साथ हमने तवे पर डालना है, उसी तरह हल्की आंच पे पकाना है। तो यहाँ हमारा ये पहला पराठा रेडी हो चुका है। देखें दोनों तरफ से कितना क्रिस्पी है और बहुत मज़े का है। यकीन कीजिए ये पराठा आपको बहुत एनर्जी देता है, और आपको भूख भी कम लगती है इससे, इस पराठे को खा के। एक तो ये पराठा ज़रा थोड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि देसी घी की वजह से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप इसको सिंपल ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका जायका बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर्दियों में, बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी। अब आप देखें कि इसका कलर दोनों तरफ से चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आपने इसके ऊपर बटर डाल देना है। बटर के साथ ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, देसी घी और साथ में बटर, तो कमाल का फ्लेवर हो जाता है। इसके साथ आपने इसको अचार के साथ सर्व करें, सैलड थोड़ी सी ले लें, रायता बना लें, चटनी बना लें, जिस तरह से मर्ज़ी इसको सर्व करें। लेकिन आपने लस्सी नहीं भूलनी, लस्सी आपने ज़रूर बनानी है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार है, और बटर के साथ तो अमेजिंग फ्लेवर है इसका। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ,
जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।